हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे, जिसका पहला टॉपिक जो है आज मैंने लिया है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि लर्नर्स विल एबल टू नो अबाउट द नेशन एंड नेशन स्टेट्स। तो नेशन का कंसेप्ट और नेशन स्टेट्स का जो कंसेप्ट है उसके बारे में वो जानेंगे। एंड लर्नर्स विल एबल टू नो अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसके बारे में जानेंगे, दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ आइडिया ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड। Learners will able to learn how French Revolution helps in the emergence of nation state, and learners will able to know about the Napoleonic Code 1804। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम नेशन और नेशन स्टेट के कंसेप्ट को जानेंगे कि नेशन और नेशन स्टेट क्या होता है। The concept of nation and nation states linked with the French Revolution of 1789। तो 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसके साथ ये जो है नेशन और नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है वो इसके साथ लिंक्ड है। एवोल्यूशन जो इसकी इवॉल्व हुआ था, ये कंसेप्ट जो नेशन का, वो 1789 के रेवोल्यूशन जो हुआ था फ्रांस में, उसी में इसका एवोल्यूशन हुआ। दिस रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। तो 1789 और 89 से पहले की अगर बात करें तो वहाँ पे मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी और जिसका वहाँ पे एक मोनार्क थे जिनका एब्सोल्यूट रूल जो था वहाँ पे था, जिनका नाम था लुइस 16। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी जो थी वो मोनार्की से एक बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन जो थे उनके लिए ट्रांसफ़र हो गई। तो इसमें क्या हुआ, द आइडिया ऑफ ला पैट्री मीन्स द फादरलैंड एंड ली सिटी ऑन मीन्स द सिटीजन एम्फोसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी। तो नेशन में ही क्या आ रहा है कि एक यूनाइटेड कम्युनिटी जो है उनकी एक आइडेंटिटी जो है पूरी कंट्री में या नेशन में जो है उसको किया गया कि फादरलैंड और सिटीजन जो किस नोशन को एम्फोसाइज करते हैं, एक यूनाइटेड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे बात करेंगे नेशन और नेशन स्टेट की ही। नेशन रेफर्स टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल विद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ आइडेंटिटी। तो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होता है और जिसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच में, जो उनकी आइडेंटिटी का पहचान का जरिया होता है। नेशंस की आइडेंटिटी की बात करें तो वो किस पे होती है, शेयर्ड कल्चर होता है उनका, रिलीजन शेयर्ड होती है, हिस्ट्री जो है उनकी वो शेयर कॉमन हिस्ट्री होती है, लैंग्वेज और एथनिसिटी जो है वो भी एक कॉमन होती है। तो इस तरह से जो नेशंस आइडेंटिटी है वो टोटली जो है वो बेस्ड होती है किस पे, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड रिलीजन, शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड लैंग्वेज एंड एथनिसिटी। नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, वो दोनों जो है नेशन और स्टेट जो दोनों जो है कोइंसाइड करते हैं। नेशन और स्टेट क्या है, नेशन का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल विद ए शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज, और दूसरी तरफ क्या होता है कि सोवरियन गवर्नमेंट ओवरलैप। ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, ओवरलैप आती है। एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ थिंग्स, नेशन एंड ए स्टेट, एक सोवरियन गवर्नमेंट भी होगी और साथ में एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा, दोज हैविंग द शेयर्ड कल्चर, कल्चरल हेरिटेज एंड कॉमन हिस्ट्री। तो उस तरह से उसको हम कहेंगे नेशन स्टेट। Nation state was the one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent। तो नेशन स्टेट में क्या है कि मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन के उन वहाँ के जो बाशिंदे हैं वो मेजोरिटी में, और नॉट ओनली इट्स रूलर्स बल्कि सभी क्या करते हैं, एक कॉमन आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री जो है उस तरह की एक सेंस जो है खुद में पैदा करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ जिसमें जो आइडिया ऑफ नेशन और नेशन स्टेट का जो था वो इमर्ज हुआ, इवॉल्व हुआ, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही हुआ। फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। 1789 में क्या हुआ और उससे पहले क्या था कि एब्सोल्यूट मोनार्क जो था फ्रांस पे रूल करता था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ कि उसकी वजह से कुछ चेंजेस हुई वहाँ पे। गवर्नमेंट रजीम जो वहाँ पे थी, जो पहले एब्सोल्यूट मोनार्क था वहाँ पे, वो जो सॉवरेनिटी थी जो वो मोनार्की से ट्रांसफ़र होके एक बॉडी ऑफ सिटीजन्स में आ गई। तो रिजल्ट्स इन द एमरजेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ नेशन। और इस तरह से क्या हुआ कि एक रिजल्ट क्या हुआ इसका, जो था नतीजा ये हुआ कि एक ऐसा कंसेप्ट आया नेशन का, नेशन स्टेट का कंसेप्ट जो था वो वहाँ पे इमर्ज हुआ। रेवोल्यूशन
प्रोक्लेम्ड, उसने प्रोक्लेम क्या किया कि पीपल वुड कंस्टिट्यूट नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी, कि पीपल जो वहाँ के लोग हैं वही जो नेशन और उसकी डेस्टिनी को जो है उसको क्या करेंगे, शेप करेंगे और उसको ही आगे बढ़ावा देंगे, ना कि एक एब्सोल्यूट मोनार्क जो है उसकी जगह पे क्या होगा कि एब्सोल्यूट मोनार्क की जगह वहाँ के लोग जो हैं उसकी डेस्टिनी को या नेशन को क्या करेंगे, उसको शेप देंगे। अब स्टेप्स एंड मेजर्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, दोज हु आर टेकिंग पार्ट इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1789, they took many steps and measures that are given as the idea of la patrie, the fatherland, le citoyen, citizen, emphasize the notion of united community enjoying equal rights under a constitution। तो इसने क्या एम्फासाइज किया कि एक फादरलैंड और एक सिटीजन, कि एक फादरलैंड पूरा जो जितना भी पूरा लैंड है जो कंट्री का और उसमें जो सिटीजन्स हैं, तो उस पे एम्फासाइज ये कर रहा है कि यूनाइटेड कम्युनिटी, होल ऑफ द कंट्रीज पीपल आर ए यूनाइटेड कम्युनिटी, और वो क्या एंजॉय कर रहे हैं, इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के अंडर, एक आइन के अंडर जो है वो इक्वल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं। न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द रॉयल फ्लैग, तो रॉयल फ्लैग जो पहले था मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में या रजीम में, उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे फ्रांस का नया फ्लैग जो था उसको चूज़ किया गया, दैट वाज इन ट्राई कलर। उसके बाद है स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल जो था उसकी जगह उसको नाम दे दिया, उसको रिप्लेस कर दिया विद नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली जो क्या थी वो इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन्स, जो वहाँ के एक्टिव सिटीजन थे, जो एडल्ट सिटीजन थे, दोज आर हैविंग द फ्रेंचाइज राइट, वो उसको इलेक्ट करते थे। अब हम बात करेंगे ह्यूमन्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन, तो नेशन के नाम से क्या हुआ कि वहाँ पे ह्यूमन्स या फिर ओथ्स जो थी उनको लिया गया। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था उसको जो था वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, पुट इन किया गया, जो पहले का सिस्टम था जो वहाँ पे उसकी जगह पे उसको सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था उसको वहाँ पे जो था इस्टेब्लिश किया गया। यूनिफॉर्म्स लॉज जो थे उसको फार्मूलेट किया गया, सभी सिटीजन जो कंट्री के थे या टेरिटरी के थे उनके लिए यूनिफॉर्म एक जैसे लॉज जो थे, कानून जो थे उनके लिए बनाए गए। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबॉलिश्ड, तो जितने भी कस्टम ड्यूटीज़ थे या ड्यूज़ जितने भी थे इंटरनली जो थे वो सारे जो थे उसको एबॉलिश्ड कर दिया विद इन द टेरिटरी। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर एडॉप्टेड, तो एक जैसा जो था वेट और मेजर्स का जो सिस्टम था पूरी कंट्री के लिए वो पूरा का पूरा उसको एडॉप्ट किया गया। बात करेंगे आगे, रीजनल डायलैक्ट्स वर डिस्करेज्ड, जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, डायलैक्ट्स थे, जो लोग बहुत सारे जैसे रीजन्स थे फ्रांस में तो उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस थी, बट उसको डिस्करेज किया गया। और फ्रेंच जो थी वो लैंग्वेज जो थी वो कैपिटल रीजन में जिसको बोला जाता था, स्पोकन किया जाता था, उसको दर्जा दिया गया नेशनल लैंग्वेज का, दैट वाज चूजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ फ्रांस। यूनिफॉर्म करेंसी वाज अडॉप्टेड फॉर होल ऑफ द फ्रांस, तो पूरी फ्रांस के लिए क्या था, एक यूनिफॉर्म करेंसी, एक ही करेंसी, कॉमन करेंसी फॉर द होल कंट्री वाज अडॉप्टेड। These all measures help in forging and creating among the French people a feeling of belongingness to the same country, and France evolved as a nation। तो इस तरह से क्या हुआ कि फ्रेंच पीपल में एक बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग थी, एक ऐसी सेंस जो सोच जो थी वो पैदा हुई उनके फादरलैंड के लिए। फादरलैंड मीन्स द फ्रांस, देयर ओन कंट्री, एंड इस तरह से एक नेशन का कंसेप्ट जो था फ्रांस इवॉल्व्ड एज ए इमर्ज्ड एज ए नेशन। अब हम बात करेंगे मार्च ऑफ फ्रेंच आर्मीज इनटू नेबरिंग कंट्रीज, तो जैसे ही रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ और फ्रांस में क्या हुआ, एक नेशन स्टेट बनी, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ की आर्मीज़ थी, फ्रेंच आर्मीज़ थी, उन्होंने क्या किया कि नेबरिंग कंट्रीज़ को कन्क्वेयर करना शुरू किया और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स थे उनको स्प्रेड करने की कोशिश चारों ओर करने की कोशिश की। तो आइडिया ऑफ नेशन एंड नेशन स्टेट इवॉल्व्ड इन फ्रांस, तो नेशन और नेशन स्टेट का जो आइडिया था वो फ्रांस में इवॉल्व हुआ, इमर्ज हुआ, और उसको कैरिड ओवर किया गया दूसरी नेबरिंग कंट्रीज़ में, किसके ज़रिए, कुछ रेवोल्यूशनरी वार्स हुई, ऐसी लड़ाइयाँ हुई, उनके ज़रिए उनको वहाँ पे लिया गया। वेरियस क्लब्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस प्लेड ग्रेट रोल,
तो कुछ ऐसे क्लब्स थे जो फॉर्म किए गए थे या ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने बहुत बड़ा रोल जो था प्ले किया गया था। जैसे कॉर्डलियर एंड जैकोबियंस। जैकोबियंस जो था वो फ्रांस में देखा जाए तो वो मेजॉरिटी में था। इस तरह से क्या हुआ कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री या डिफरेंट दूसरी कंट्रीज़ जो थी, नेबरिंग कंट्रीज़ थी, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या किया कि जो रेवोल्यूशन कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि जैकोबियन क्लब्स जो थे उन कंट्रीज़ में बनाए, जिसकी वजह से फ्रेंच आर्मीज़ को भी काफ़ी उससे सपोर्ट मिली in conquering those lands. Campaign of these clubs helped French armies moving into countries like Holland, Belgium, Switzerland and Italy 1790 में। तो 1790 में फ्रेंच आर्मीज ने वहाँ पे कंट्रोल हासिल कर दिया था। With the outbreak of revolutionary wars, the French armies carried the idea of nation to other neighboring countries of Europe. तो जैसे ही रेवोल्यूशनरी वार्स जो थी दूसरी कंट्रीज़ में शुरू हुई, तो उस वजह से फ्रेंच आर्मीज़ को इससे मदद मिली, हेल्प मिली, और उन्होंने क्या किया कि जो नेशन और नेशन स्टेट का आइडिया था उन कंट्रीज़ में भी उन्होंने कैरिड ओवर किया। नेपोलियन वाज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग अंडर देयर कंट्रोल द वाइड टेरिटरीज। तो नेपोलियन एक ऐसा डेस्पोट रूलर था जो सक्सेसफुल रहा इन वाइड टेरिटरीज जो दूसरी कंट्रीज थी उनको अपने कंट्रोल में लेने में काफ़ी जो था वो सक्सेसफुल रहा। तो इसने क्या किया था कि नेपोलियन ने क्या किया कि फ्रांस में कुछ रिफॉर्म्स लाए थे और दूसरी कंट्रीज में भी उसने लिया, ये रिफॉर्म्स लाए थे ताकि वहाँ पे सिस्टम जो है वो मोर रैशनल और एफिशिएंट बनाया जा सके। तो इसी की बिना पे उसने क्या किया था, नेपोलियन कोड जो था 1804 में आया, और जिसका मतलब क्या था कि नो डाउट नेपोलियन वाज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द डेमोक्रेसी, और उसने दोबारा से मोनार्की को वहाँ पे फ्रांस में या दूसरी कंट्रीज़ में लाने की कोशिश की, बट उसके साथ में जो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन दैट वर प्रेसवर्थी, वो बहुत अच्छे स्टेप्स थे। और उसकी वजह से क्या हुआ कि नेपोलियन नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, बट ही ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड incorporated revolutionary principles in order to make the system more rational and efficient। तो रैशनल और एफिशिएंट बनाने के लिए सिस्टम को उसने बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव जो थे, जो रिफॉर्म्स लाए, वो जैसे थे उसने 1804 में क्या किया, एक ऐसा कोड लाया जिसको नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस जो थी टाउन्स में होती थी उनको उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में काफ़ी आसानी हो गई। उसने क्या किया कि एबॉलिश्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, के बर्थ के जन्म के जो हिसाब से जो राइट्स प्रिविलेजेस कुछ कम्युनिटीज़ को या कुछ पीपल को दिए जाते थे, एलीट क्लास को, वो सारे उसने क्या कर दिए, एबॉलिश कर दिए। तो जो भी प्रिविलेजेस किसी को मिलते थे ऑन द बेस ऑफ बर्थ, दैट वर एबॉलिश्ड बाय नेपोलियन। एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। तो उसने क्या किया कि सभी को कानून की नज़र में बराबर कर दिया और साथ में प्रॉपर्टी का राइट जो था वो भी उनको सिक्योर कर दिया। तो फ्यूडल सिस्टम जो था, जैसे डच रिपब्लिक में, स्विट्ज़रलैंड में था, इटली में था या जर्मनी में था, उसको भी उसने क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो पीजेंट्स जो थे उनको सॉफ्ट डम से क्या कर दिया, उसको फ्री कर दिया, उनको भी फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। नाउ दे वर नो लॉन्गर अंडर ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म ड्यूटीज़ फॉर फ्री फॉर देयर लैंडलॉर्ड्स। तो इस तरह से उसने क्या कर दिया, जो स्लेवरी थी, जैसे कुछ पीजेंट्स जो थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो था अपने लैंडलॉर्ड्स जिनकी ज़मीन होती थी उनके लिए फ्रीली जो था काम करना पड़ता था, तो इस तरह से वो सारी चीज़ों से उनको फ्री कर दिया गया। नाउ दे आर नॉट obligated to perform their duties free of cost for their landlords। रिजल्ट्स क्या हुए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो इम्प्रूव हुआ। पीजेंट्स से आर्टिसन जो थे, वर्कर्स थे या न्यू बिजनेसमैन जो थे, उन्होंने न्यू फाउंड सिस्टम जो उनको मिला उसमें फ्रीडम को वो एंजॉय करने लगे। कॉमन वेट एंड कॉमन करेंसी जो थी उसकी वजह से क्या हुआ कि एक जैसा वेट मेजर्स जो पूरी कंट्री के लिए उसने किया, और सराउंडिंग कंट्रीज दैट वर ब्रॉट अंडर हिज कंट्रोल, वहाँ पर क्या किया उसने, कॉमन करेंसी जो थी उसको लागू किया और वेट मेजर्स को भी लागू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो था या कैपिटल का जो मूवमेंट था वो मतलब फैसिलिटेट होना लगा एक रीजन से दूसरे रीजन में। ऑल वर बिकम इक्वल बिफोर लॉ, और सब के सब लोग जो थे दैट बिकम इक्वल बिफोर लॉ।
तो अगर किसी को कोई भी जॉब चाहिए थी वो दैट वर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर मेरिट। रिएक्शंस ऑफ पीपल इन कन्क्वर्ड एरियाज, रिएक्शंस वर मिक्स। जो लोग वहाँ पे थे, जैसे कन्क्वर्ड एरियाज थे, जैसे बेल्जियम था, स्विट्ज़रलैंड था, होलैंड था, ये कंट्रीज जैसे थी, यहाँ पे क्या था, पीपल्स का जो रिएक्शन था वो काफ़ी मिक्स था। इनिशियली शुरुआत में क्या हुआ कि फ्रेंच आर्मीज जब होलैंड और स्विट्ज़रलैंड में आई, या दूसरी ब्रसेल या मेंस या मिलन या वार्सा जैसी सिटीज़ में आई, तो वहाँ पे लोगों ने इस आर्मी का वेलकम किया, बिकॉज दे कॉल्ड देम एज द हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, के उन्होंने आज़ादी जो थी, लिबर्टी को वहाँ पे लाने वाले थे। और पीपल बिकम हॉस्टाइल ड्यू टू, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोग वहाँ के जो थे वो हॉस्टाइल हो गए, उनका रवैया जो था फ्रेंच आर्मी के लिए जो था बदल गया। वो क्यों बदला, उसकी कुछ रीजंस हैं कि फ्रेंच आर्मी ने क्या किया, कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन लोगों को पे, सिविलियन लोग जो थे उन पे टैक्सेशन जो था, टैक्स जो था और ड्यूज जो थे उनको बढ़ा दिया, टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी। क्योंकि आर्मी जो फ्रांस की थी वो दूसरे रीजन्स को भी कंक्वेयर करना चाहते थे, दैट नीड्स कैपिटल। तो टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी दे इंक्रीज्ड द टैक्सेस ऑन द सिविलियंस, और जिसकी वजह से जो सिविलियंस लोग थे वो दे बिकम एंगेज द फ्रेंच आर्मी। पीपल वर फोर्स टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी, और लोगों को जो था फोर्स किया जाने लगा टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी, और इस तरह से हॉस्टिलिटी जो थी उनके बीच में जो पैदा हुई, किसके लिए, फ्रेंच आर्मी के लिए। थैंक यू।